आज हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है। उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे और चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस आज में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का क्या रिलेशन होता है और इनके आपस में क्या फिनोमेनाज होते हैं। कुछ रिलेटिव फिनोमेनाज हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जिनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम पहले समझते हैं मैग्नेट क्या होता है। ठीक, तो मैग्नेट को जरा देखो, एक टीनी बार मैग्नेट ले लें तो इस तरह से एक बार मैग्नेट बना रहा हूँ बेटा मैं। एक पोल इसका होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, दो पोल होते हैं मैग्नेट के, सिंगल पोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर इसको हम दरमियान से तोड़ भी लें तब भी दो ही पोल रहेंगे। इधर इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक साउथ एक नॉर्थ, इसके भी दो पार्ट बन जाएंगे साउथ नॉर्थ बेटा। ठीक है, तो ये दो पोल वाला मैग्नेट होता है। तो अगर हम दो मैग्नेट ले लें और उनको एक दूसरे के करीब लेके आने की कोशिश करें कुछ इस तरह से, तो दोनों सेम पार्ट अगर एक तरफ हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपेल करेंगे। अगर दोनों नॉर्थ पोल एक साइड पे हों तो तब भी रिपेल करेंगे, और दोनों साउथ पोल एक तरफ हों तो फिर भी रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है बेटा। तो दोनों में रिपल्शन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बेटा? बात समझ आ गई? अगर दोनों ऑपोजिट पोल एक साइड पे हों, करीब करीब हों, तो एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, एक का नॉर्थ और एक का साउथ। तो ये इस कंडीशन में ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट। बात समझ आ गई? तो कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो। ऊपर वाले दोनों केसेस में रिपल्शन होगी और नीचे वाले केस में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है बेटा। एक बार मैग्नेट को अगर हम देखें तो उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होती हैं। ये अगर नॉर्थ पोल है और ये क्या है बेटा? साउथ पोल है। तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो बेटा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की बेटा। बात समझ आ गई? तो इस तरह से नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ जाके होती हैं बेटा? साउथ पोल के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक, अच्छा आप जरा देखो गौर से, ये हमें कैसे पता चला नॉर्थ पोल से लाइन जनरेट होती हैं और साउथ पोल की तरफ चली जाती हैं? ये हमें नहीं पता था पहले। हमें क्या किया? कंपास नीडल ली। क्या ली बेटा? कंपास नीडल ली। और कंपास नीडल की एक नीडल होती है जो कि इस तरह से पहले अलाइन होती है। ये किस तरह से अलाइन होती है? ये जमीन की लिए अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जमीन की क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे बेटा। तो अगर हम कंपास नीडल देखें तो इनिशियली कंपास नीडल की डायरेक्शन ये होती है, इस डायरेक्शन में अलाइन होती है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है बेटा। किस तरफ होती है? जमीन के नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती है। अगर हम उससे करीब अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले जाते हैं तो ये कंपास नीडल जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को छोड़ के उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है बेटा। बात समझ आ गई? यानी कि अगर हम यहाँ पे एक कंपास रख लें तो कंपास इस तरह से अलाइन हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो हमें पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। समझ आएगा? यहाँ से लाइन जनरेट हो रही है और इधर से आगे टर्मिनेट हो रही है। आपने मैट्रिक में एक बेटा प्रैक्टिकल भी किया होगा ऐसे 10th क्लास में ना? किया था नहीं किया था? किया था। ठीक है, इस तरह से ये बातें समझ आ रही हैं कि नॉर्थ पोल जमीन का भी होता है, साउथ पोल, और ये इनिशियली जो कंपास होती है उसी एक खास डायरेक्शन में वो अलाइन होती है। वो किस तरफ डायरेक्शन उसकी होती है? टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। जमीन की अर्थ नॉर्थ पोल की तरफ होती है। अगर हम उसके पास एक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले जाएं तो वो उस डायरेक्शन को छोड़ देती है, जमीन की नॉर्थ पोल को छोड़ देती है। वो फिर अपने आप को अलाइन कर देती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछो, आसान बातें कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? 1820 में इन 1820 एक साइंटिस्ट था, हैंस क्रिस्टन ओएस्टर्ड। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस तरह से वायर थी बेटा, उसके साथ उसने बैटरी को अटैच किया हुआ था। ठीक है, और उसने जोड़ा हुआ था।
जैसे ही वो क्या किया बेटा, और इसके पास ने कंपास निडल रखी थी। क्या रखी थी बेटा? कंपास निडल रखी थी इस तरह से, ठीक। अच्छा, जैसे ही क्या हुआ बेटा कि आपका उसने से स्विच ऑन किया तो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, तो ये कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो की। कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो की। तो कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो की तो उसकी नजर पड़ गई इसके ऊपर। उसने कहा ये कंपास निडल तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने डिफ्लेक्शन शो करती है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है किसी तरह से, जिसकी वजह से कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो की है, समझ आई? तो उसने इसको स्विच को बंद किया। स्विच को बंद किया तो कंपास निडल वापस अपनी असल हालत में आ गई, समझ आई? फिर दोबारा से इसने स्विच को ऑन किया, दोबारा से कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो की। तो पता है यहाँ से कुछ चल रहा है, ये पता चल रहा है कि भाई कि आपकी जो जैसे आप करंट सर्किट में फ्लो करता है, तो सर्किट में करंट के फ्लो करने की वजह से क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्या पैदा होती है? उसी खास कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। बात समझ आ गई? दैट्स व्हाई जो मैग्नेटिक फील्ड जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करती है, समझ आ गई? अच्छा, जैसे ही करंट को आप बंद कर देते हैं, स्विच को बंद करते हैं, आपके सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो फिर आपकी जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो करना बंद हो जाती है, वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? खत्म हो जाती है। बेटा बात समझ आ गई? तो इसको अगर हम ये फिनोमेना जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम डेफिनेशन करें तो किस तरह से करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic field किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है बेटा? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। मोशन ऑफ चार्जेस की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? किसकी वजह से? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस। मोशन ऑफ चार्जेस का मतलब है करंट। मोशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? करंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और मोशन ऑफ चार्जेस का मतलब है करंट, आई। बेटा बात समझ आ गई? जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं? बट उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसी को ये बात मुश्किल लगी जरा पूछ लो। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात हमने समझ लिया। अब हम इसका जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो समझते हैं। उसको क्या टॉपिक का नाम है बेटा? नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट in a long wire। मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ए लॉन्ग वायर। एक लॉन्ग वायर है आपके पास, तो उसमें आपकी बेटा क्या है? आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, उसमें करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसको बेटा, ठीक है? तो जरा देखो कि यहाँ पर आपके पास एक वायर है, इस तरह से। ये वायर एक कार्डबोर्ड से पास हो रही है। किससे पास हो रही है बेटा? कार्डबोर्ड से पास हो रही है, ठीक है? और ये कार्डबोर्ड जो है, ये जो वायर है ये बेयर वायर है। वायर यानी इसकी इंसुलेशन हमने उतारी हुई है बेटा, ठीक है?
इसका सिर्फ कॉपर की वायर है, तो कॉपर मटेरियल ही है इसमें। और इसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया बेटा, एक बैटरी के साथ। किसके साथ जोड़ दिया बेटा, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है, कुछ इस तरह से ये। और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, स्विच लगा दिया ये, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बेटा बात समझ आ गई। तो अब देखो स्विच ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में से। और हमने क्या किया कि इनिशियली हमने यहाँ पे कुछ आयरन के पीसेस रख दिए छोटे छोटे, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे तो इस सर्किट में से, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन, यानी हाई पोटेंशियल से घूमता हुआ करंट किस तरफ आएगा, लो पोटेंशियल की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। बात समझ आ गई। तो करंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये जो पीसेस रखे हैं आयरन के, ये जाके चिपक जाएंगे किसके साथ, इस कंडक्टर के साथ, कॉपर वायर के साथ, और यहाँ से ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। मेरा बात समझ आ गई। तो पता चल गया कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड थी जिसने क्या किया, इन आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। बात समझ आ गई। तो यहाँ से हमें कोई एक वो मिलती है बेटा, क्लू मिलता है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो ओयस्टर ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बेटा, तो उनमें से एक्सपेरिमेंट ये भी था। तो दूसरी बात, अब हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की बेटा क्या है, स्ट्रेंथ का पता चलना चाहिए और हमने इसकी डायरेक्शन भी देखनी है। तो कंपास नीडल के साथ हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, कंपास नीडल रखते हैं काफी सारी, एक ही कंपास नीडल है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस तरह से हो जाएगी। ये डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इनको अगर हम मिलाएं तो कुछ इस तरह से आपके पास एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इन नीडल्स को अगर हम अलाइन करें तो इसे एक सर्कल बन जाएगा। बात समझ आ गई। अगर और हम सर्कल बनाएं और थोड़ा सा दूर वगैरह रख दें इनको, तो फिर बेटा कुछ इस तरह से एक सर्कल बन सकता है, समझे। और छोटा 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 करें तो ये, तो देखें तमाम सर्कल्स एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो बेटा ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर पॉइंट एक ही होता है। जिनका सेंटर क्या होता है बेटा, कॉमन पॉइंट होता है, एक होता है। तो देखो सबका सेंटर पॉइंट क्या है, ये वायर, वायर क्या है, सबका सेंटर पॉइंट है बेटा। बात समझ आ गई। तो इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी इस तरह से। तो अभी हम देखेंगे डायरेक्शन हमने किस तरह से असाइन की है इसको, कंपास की नीडल के जरिए बेटा। किसके जरिए, कंपास की नीडल्स की डायरेक्शन के जरिए हमने इनको डायरेक्शन असाइन की है। तो देखो अगर हम क्या करें, हमारे पास ये करंट अपवर्ड जा रहा था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पैदा हुई। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक ले लें बेटा, क्या पीस ऑफ कॉपर वायर ले लें, ठीक है बेटा, इस तरह से। ये बेटा हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल और बैटरी, और यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ इस तरह से, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड भी लगाया हुआ है, ये, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक। अब जब करंट की फ्लो होगा वो डाउनवर्ड होगा, इस तरह से होगा, यानी हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करता हुआ लो पोटेंशियल, जैसे हम स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे बेटा,
बात समझ आ गई? तो फिर अब देखो जो मैग्नेटिक जो कंपास हमने यहाँ पर रखी थी वो जिस डायरेक्शन पहले डिफ्लेक्शन शो कर रही थी अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेंगी, तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये और उनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इधर से इस तरह से होगी। ठीक है, आपने कंपास के जरिए डायरेक्शन को असाइन किया बेटा, लेकिन अब आपके पास कंपास नहीं है। चलो अभी कंपास की बात बाद में करते हैं, डायरेक्शन की बात हम बाद में देखते हैं, कैसे डायरेक्शन मालूम करते हैं। पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या मालूम करें बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन चेंज होने से। अब देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो आपका है कंडक्टर है, अगर इससे करीब का कोई एक पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस ले लें, वो है आर, वो क्या है बेटा, आर। और एक पॉइंट दूर है, उसका अगर हम डिस्टेंस ले लें, वो है लेट्स सपोज आर प्राइम, क्या है बेटा, यानी कि आर प्राइम डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है देन द आर। बात समझ आ रही? तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी आर प्राइम डिस्टेंस के ऊपर, ए इसको कहते हैं पी पॉइंट है और ये पॉइंट ए पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आर डिस्टेंस के आर प्राइम डिस्टेंस के ऊपर होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द आर, क्योंकि आर डिस्टेंस इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आर पॉइंट के ऊपर वो बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और आर प्राइम डिस्टेंस के ऊपर बी प्राइम मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा। क्योंकि आर प्राइम डिस्टेंस ज्यादा दूर है तार से, वायर से, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और जो करीब होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा करंट का। बात समझ आ गई? आर प्राइम डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, आर डिस्टेंस क्योंकि कम है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी बेटा। बात समझ आ गई? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, डिस्टेंस के, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई किसके बेटा, डिस्टेंस के। और ज्यादा करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर कम करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के बेटा। ठीक है, किसके, करंट के। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के बेटा। बात समझ आ गई? अगर इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को अगर हम इकट्ठा कर लें तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जब इस प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। और अगर जब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या लेके आना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, और बाकी आई ओवर आर वैसे का वैसा, लेकिन एक कांस्टेंट लेके आएंगे, वो क्या होगा बेटा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई। ये क्या है बेटा, एक कांस्टेंट लेके आएंगे, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये क्या है बेटा, म्यू नॉट, क्या है, म्यू नॉट। और ये 2 पाई तो वैसे कांस्टेंट होता है, आपको पता है। तो हम देखते हैं म्यू नॉट दरअसल क्या है। ठीक है, अब म्यू नॉट दरअसल क्या है बेटा, परमीएबिलिटी, क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, वो था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। ठीक है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिएबिलिटी यूज करते होते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, मतलब दोनों का सेम है लेकिन दोनों की जो फील्ड डिफरेंट है तो इसलिए उनका बेटा हमने डिफरेंस करने के लिए लिखा है। परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इट इज एबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस टू, कि ये वो एबिलिटी है फ्री स्पेस की कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करती है पास होने के लिए। बात समझ आ गई, कितना अलाउ करती है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो जाए, तो उसको कितना इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टू पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, is known as permeability
एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, और इसकी जो म्यू, इट इज डिनोटेड बाय म्यू नॉट, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -7। कितनी वैल्यू होती है बेटा? 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक है, और उसका यूनिट क्या होगा? वेब पर मीटर पर एम्पेयर। बात समझ आ गई? वेब पर मीटर पर एम्पेयर, इसकी यूनिट जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आपने सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है बेटा। ठीक है, वेब दरअसल यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका यूनिट होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, वेबर कहते हैं इसको। और मीटर लेंथ का यूनिट होता है, और एम्पेयर किसका यूनिट होगा बेटा? करंट का। कोई बात यहाँ तक समझ आए? जरा पूछ लो, आगे समझ। तो अब जरा देखो कि हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स डिस्कस करने लगे हैं। इसके कंक्लूजन्स क्या हैं हमारे पास? ठीक है, तो कंक्लूजन्स क्या होंगे या रिजल्ट्स? पहला कंक्लूजन क्या होगा बेटा? पहला कंक्लूजन ये है, जैसे ही करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट किसी कंडक्टर से पास होता है, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। क्या पैदा होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड surrounds a current carrying conductor। बात समझ आ गई? मैग्नेटिक फील्ड सराउंड कर लेती है किसको? करंट कैरिंग कंडक्टर को। बात समझ आई? और दूसरा जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है बेटा? किस पर? डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है? करंट के ऊपर डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट पर और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ करंट। तीसरा पॉइंट बेटा देखो, अब करंट स्ट्रेट है। करंट क्या है बेटा? स्ट्रेट है। देखो करंट या ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? सर्कुलर है। बात समझ आ गई? तो करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो रही है। अगर करंट सर्कुलर हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी। ये बात याद रहेगी। हम लिखते हैं अभी सिर्फ यहीं पे ये है कि कोई करंट स्ट्रेट फ्लो कर रहा है तो उसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। उसके गिर्द क्या है बेटा? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। करंट फ्लोइंग through a straight conductor produces circular magnetic field। produces circular magnetic field। इसके उलट भी हो सकता है, करंट अगर सर्कुलर हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी बेटा। बात समझ आ गई? चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बेटा? वो ये है कि जब तक आपका करंट फ्लो होता रहता है सर्किट में से, तब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहती है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट मौजूद रहता है। जैसे ही करंट आप बंद कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाती है। ऐसे भी हमने देखा था ना, जैसे आपने यहाँ डायग्राम बनाई थी कि भाई जैसे आपका करंट फ्लो होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहती है, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। जब आपका मैग्नेटिक इफेक्ट करंट खत्म हो जाता है सर्किट में से, मैग्नेटिक कंपास नीडल वापस अपनी असल हालत में आ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, लास्ट
as long as current flowing through the circuit बात समझ आ गई। तो अब बेटा देखो जो ऊपर वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, उसमें हमने लिखा करंट कंडक्टर में से स्ट्रेट करंट फ्लो करता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, पैदा होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक होती है। तो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये बात लाजमी लिखनी है आपको बेटा, ठीक है? तो कोई खास डायरेक्शन कोई ना कोई होती है बेटा, ठीक है? अच्छा, अब जो डायरेक्शन होती है इसकी कोई ना कोई, वो डायरेक्शन कैसे हम मालूम कर सकते हैं बेटा, ठीक है? तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए अगर हमारे पास कंपास नीडल नहीं है, कंपास नीडल हमारे पास नहीं है, तो फिर हम डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? समझ आ गई? उसके लिए भी कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए बेटा हमारे पास। To determine the direction of magnetic field, we use right hand rule। क्या नाम बेटा? राइट हैंड रूल। अब इस राइट हैंड रूल के दो नाम और भी हैं बेटा, दो नाम और भी हैं। उनके पहला नाम तो ये राइट हैंड रूल हो गया, दूसरा नाम बेटा थंब रूल। क्या नाम बेटा? और तीसरा नाम बेटा मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। बेटा बात समझ आ गई? मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ये तीनों नाम किसके हैं बेटा? एक ही चीज के नाम है, राइट हैंड रूल बेटा। राइट हैंड रूल, थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ये तीनों किस चीज के नाम है? ये ऐसा मेथड है, रूल है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। बात समझ आ गई? अब हम इसकी डेफिनेशन करने लगे हैं। डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड रूल जरा देखो उसमें। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, समझ आ गई बेटा? और इसमें एक खास डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट की डायरेक्शन है बेटा, ठीक है? और इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है in the form of concentric circles। ऐसे ही बेटा, इस तरह से। अब हमारे पास कंपास नीडल नहीं है। क्या नहीं है? कंपास नीडल नहीं है। तो हमने कैसे बेटा ये क्या करना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। लेट्स सपोज ये कंडक्टर है मेरे पास। ये क्या है बेटा? इसको मैंने अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है बेटा? अब मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। किस तरह से पकड़ना है इसको? ये जो मेरा थंब है सीधे हाथ का, उसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। Then the curling of the right hand finger indicates the direction of magnetic field। कर्लिंग ऑफ द राइट हैंड फिंगर जो होंगी वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। और ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यानी कि कुछ इस तरह से डायरेक्शन बनेगी। ये थंब है मेरा, और इस तरह से अगर मैं इसको इस तरह कर लूं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी। ये इधर से बाहर आएंगी और इधर की तरफ टर्मिनेट हो जाएंगी। बात समझ आ गई? कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ग्रैस्प द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द कर्लिंग ऑफ द राइट हैंड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बात समझ आ गई? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, क्या करते हैं बेटा? रिवर्स कर दें। तो मैं जो रिवर्स वाली बात भी समझा दूं तो बाद में करेंगे। तो हम लिखें ग्रैस्प द करंट कैरिंग कंडक्टर in the fist of right hand, fist of right hand such that thumb is in direction
ऑफ करंट, थंब किसकी डायरेक्शन में हो बेटा, करंट की डायरेक्शन में हो, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर indicate the direction of produced magnetic field, बात समझ आ गई कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ग्रैस्प कर लें, किस तरह, मुट्ठी में ग्रैस्प कर लें, किसकी मुट्ठी में, राइट हैंड की ग्रैस्प कर लें, सच दैट, इस तरह से थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए बेटा, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंड द कर्लिंग ऑफ द फिंगर इंडिकेट्स, निशानदेही करेंगी, कर्लिंग ऑफ द फिंगर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, की डायरेक्शन को बेटा, बात समझ आ गई। तो ये है राइट हैंड रूल। अगर हम इसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं करंट की डायरेक्शन को, तो फिर बेटा जरा देखिएगा, करंट की डायरेक्शन होगी ये डाउनवर्ड, तो फिर इसकी जो वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। देखिए इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही थी, इस तरफ इसमें नीचे, इधर ऊपर की जा रही है, उधर नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई। बेटा बात समझ आ गई। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम चंद एक पढ़ेंगे, जैसे गैल्वानोमीटर है, एमीटर वगैरह बनते हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। दूसरा जो बेटा ये है हमारा जनरेटर जो होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेटा बेस करता है, ठीक है। तो कोई बात अगर समझ ना आई जरा पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।